Good morning, everyone. Quickly join करो सेशन बाबू. ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके. तो लास्ट क्लास में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे थे, है ना? और प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे. मैंने आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि क्या होता है, कैसी चीज़ें होती हैं. आज उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट बाबू आपका कुछ ऐसा है कि जब कभी भी कोई बॉडी किसी कर्व्ड पाथ पर मूव करता है, ठीक है? लास्ट टाइम हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किए थे, आज हम थोड़ा डिटेल में करेंगे इसको. जब कभी बॉडी किसी कर्व्ड पाथ पे मूव करता है ना? मान लो कि बॉडी पहले यहाँ पर था, फिर बॉडी यहाँ पर आ गया, फिर बॉडी यहाँ पर आ गया, फिर बॉडी यहाँ पर आ गया. जैसे जैसे बॉडी इस कर्व्ड पाथ पर मूव कर रहा है ना, उसके वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, जैसे ये कंपोनेंट यहाँ पे टैंजेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ का टैंजेंट कुछ ऐसा होगा, यहाँ का टैंजेंट कुछ ऐसा होगा, ठीक है? हर पॉइंट पे तुमको दिख रहा होगा कि इसके वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर रहा है, ठीक है? जैसे यहाँ पर ये डायरेक्शन है, यहाँ पर ये डायरेक्शन है, यहाँ पर ये डायरेक्शन है, यहाँ पर ये डायरेक्शन है. तो एवरी मोमेंट पर जब भी कोई बॉडी किसी कर्व्ड पाथ पर मूव करता है, तो हर मोमेंट पे उसके वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? आप इसको अगर वेलोसिटी वेक्टर v1 बोलोगे तो ये कुछ v2 होगा, ये कुछ v3 होगा, ये कुछ v4 होगा, ठीक है? हर मोमेंट पर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर रहा है, ठीक है? वेलोसिटी जो होता है बाबू वो एक वेलोसिटी जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है ना? तो अगर इसका मैग चेंज करने की बात आए, है ना, तो हम कब बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है? मैग्नीट्यूड चेंज करेगा तो भी बोल सकते हैं, डायरेक्शन चेंज करेगा तो भी बोल सकते हैं, या बोथ चेंज करेगा तो भी बोल सकते हैं. मतलब अगर किसी बॉडी के वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करे तो भी वेलोसिटी चेंज करता है, मैग्नीट्यूड सेम रह के डायरेक्शन चेंज करे सिर्फ तो भी वेलोसिटी चेंज करता है, और अगर दोनों चेंज करने लगे तो दोनों ही चेंज होता है, तो दोनों ही वेलोसिटी चेंज कराएगा, ठीक है? तो वेलोसिटी का जो चेंज है वो इन तीनों के कारण होता है, मैग्नीट्यूड के चेंज के कारण भी, डायरेक्शन के चेंज के कारण भी, और बोथ के कारण. तो जब भी बॉडी किसी कर्व्ड पाथ पर मूव करे तो हो सकता है इसका वेलोसिटी इसके दौरान जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रह जाए, लेकिन डायरेक्शन तो फिर भी हर पॉइंट पे चेंज होगा, है ना? ये पॉसिबल है कि बॉडी इस कर्व पाथ पे मूव कर रहा हो तो इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, हर जगह बॉडी का जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो 10 मीटर पर सेकेंड ही है, लेकिन फिर भी हर पॉइंट पे डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना? तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर एक एक्सेलरेशन है, यहाँ पर एक एक्सेलरेशन है, ठीक है? बोलो क्लियर है? एक्सेलरेशन है. एक्सेलरेशन है, या इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो कि बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है, ठीक है? क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी को सिर्फ फोर्स ही चेंज करा सकता है ना? क्योंकि बॉडी पर फोर्स लगेगा तो मास इनटू एक्सेलरेशन के हिसाब से बॉडी पर एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन का वैल्यू नॉन जीरो होते ही या एक्सेलरेशन के आते ही आप बोलेंगे कि बॉडी की वेलोसिटी जो है वो चेंज कर रही है. बेसिक डेफिनेशंस ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है, हम लोग पहले दूसरे लेक्चर में ही ये सारी बातें डिस्कस किए, ठीक है? तो हम यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं कि अगर इस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर रहा है, तो डायरेक्शन को चेंज कराने के लिए, डायरेक्शन अगर चेंज कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज कर रहा है, इसका मतलब एक बॉडी पर फोर्स लग रहा होगा, है ना? या एक बॉडी के पास एक एक्सेलरेशन होगा जो बॉडी के डायरेक्शन को या वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, है ना? इस एक्सेलरेशन या फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स. क्या बोलते हैं बोलो? सेंट्रीपीटल
फोर्स, है ना, और ये होता है एफ सी इज इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। इसको अगर आप m इंटू ए के बराबर इक्वेट कर दोगे तो m से m कट जाएगा, यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, बहुत बेसिक सा फंडामेंटल है। लास्ट क्लास में भी हम आपको बताए थे कि जब कभी भी कोई बॉडी किसी कर्व्ड पाथ पे मूव करता है तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज करे या ना करे, लेकिन उसका डायरेक्शन तो 100% हर पॉइंट पे चेंज करेगा। और जैसे ही इसका डायरेक्शन चेंज करेगा मतलब वेलोसिटी चेंज कर रहा है, और वेलोसिटी को चेंज कराने के लिए आपको हमेशा एक फोर्स चाहिए। इसका मतलब इस बॉडी पर कोई ना कोई फोर्स ऐसा लग रहा होगा जो इस बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है ना, इस बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है ना। उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, और उस एक्सेलरेशन को आप बोल सकते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एसी, है ना, इसको आप बोल सकते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बोलो क्लियर है? ठीक है, अब इसको समझते हैं कि ये कौन सा फोर्स है, कैसा इसका एक्सेलरेशन होगा। ये देखो, तो यहाँ पर अगर हम एक सर्कल ड्रॉ कर लें, मान लो हम यहाँ पर एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये सर्कल इस पॉइंट पे टैंजेंट है, हम इसको कुछ पॉइंट ए बोल देते हैं, और इस पॉइंट पर या इस समय इस बॉडी की वेलोसिटी कुछ v2 है ना। तो यहाँ पर हम एक इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो उस पॉइंट पर क्या होगा, टैंजेंट। तो यहाँ पर इस सर्कल का एक सेंटर भी होगा, इस सर्कल का ये सेंटर है। तो आपका ये जो सेंटर वाला लाइन है, मतलब ये जो रेडियस है ना, ये चीज़, इसी के अलोंग आपका सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, या इसी के अलोंग इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। क्योंकि आपको पता है बॉडी पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होता है जिस डायरेक्शन में बॉडी पर फोर्स लगता है ना। इसका मतलब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सेंटर के तरफ लग रहा है। पीटल का मतलब होता है टुवर्ड्स द सेंटर, है ना। सेंट्रीपिटल का फोर्स मतलब है ये फोर्स जो है वो सेंटर के तरफ लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर, इसीलिए इसका नाम हमने रखा है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या रखा है? सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। तो ये जो फोर्स है जो इस बॉडी पर इस सर्कल के सेंटर के तरफ लग रहा है, यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इस बॉडी के वेलोस डायरेक्शन को चेंज कराने के लिए, या वेलोसिटी को चेंज कराने के लिए इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, देखो हम तुमको फील दिलाते हैं। जैसे ये बॉडी यहाँ पर इस पॉइंट पर है, देखो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, टेंजेंशियल, इस डायरेक्शन में है। मतलब बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में भागना चाहता है। अगर बॉडी इस डायरेक्शन में भाग जाएगा, ऐसे भाग जाएगा अगर आगे ऐसे, तब तो क्या वो इस कर्व पे मूव कर पाएगा? वो तो ऐसे चला जाएगा सीधा सीधी। लेकिन क्योंकि ये सेंटर के तरफ एक फोर्स लग रहा है, एक सेंटर के तरफ फोर्स लग रहा है ना, ये जो फोर्स है ये इस बॉडी को सेंटर के तरफ खींच रहा है, जिसके कारण बॉडी जो है वो इस स्ट्रेट लाइन में पाथ ना जा करके, इस स्ट्रेट लाइन पर ना जा करके इस कर्व पर आगे बढ़ रहा है। बेसिक सा फंडामेंटल है बाबू, है ना। और इस सर्कल का ये जो रेडियस होता है, इसको इसी इसी को आप बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। याद करो, मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का आपका एक और तरीका बताया था, है ना। वो फंक्शन दिया रहे तो वो फॉर्मूला यूज करते थे हम लोग, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर होल का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई d2y/dx², है ना। लेकिन वो वाला काम तो आप तब कर पाएंगे जब आपको क्वेश्चन में इस पाथ का या कर्व का क्या दिया रहेगा, फंक्शन। लेकिन अगर आपको कभी कर्व या पाथ का फंक्शन नहीं दे तो भी आप रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v² / होगा, तो यहाँ से rc निकल जाएगा v²/ac। मतलब अगर आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पता है, इस पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी पता है, तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाएगा। इस पॉइंट से भी या इस मेथड से भी आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। आप कोई और पॉइंट ले लो, जैसे यहाँ पे भी आप ले सकते हो, इसको उठा के आप यहाँ पे पुट कर दो ऐसे, है ना। इस पॉइंट पे आपका बॉडी था, है ना, ये इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन है। यहाँ पे मैंने एक सर्कल इमेजिन कर लिया, तो इस सर्कल का क्या है बताओ, एक सेंटर है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लगेगा इस बॉडी पे? ऐसे, टुवर्ड्स दी सेंटर, इस डायरेक्शन में लगेगा ऐसे। ये हो जाएगा आपका एफ सी, या यही डायरेक्शन हो जाएगा ए सी का। ठीक है,
टुवर्ड्स द सेंटर। अब देखो ये वाला बॉडी जो है वो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा है बताओ तो, देखो तो इधर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है। अगर इस बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लगे तब तो बॉडी इसी वेलोसिटी के डायरेक्शन में चला जाएगा, है ना। लेकिन क्या बॉडी इस स्ट्रेट लाइन या डॉटेड लाइन के डायरेक्शन में जा रहा है? नहीं, वो इस कर्व पर मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जो इसको इसे स्ट्रेट लाइन पर भागने नहीं दे रहा, और आगे भी बॉडी जो है वो इसी कर्व पे रह रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये सेंटर के तरफ लगने वाला जो फोर्स है वही रेस्पॉन्सिबल है इसके डायरेक्शन को चेंज कराने के लिए? अगर ये अंदर के तरफ लगता हुआ फोर्स नहीं लगता तो ये बॉडी अपने वेलोसिटी के टेंजेंशियल डायरेक्शन में भाग जाता, है ना। ये बॉडी के अपने वेलोसिटी कैसा है इसका? टेंजेंशियल डायरेक्शन। अगर ये फोर्स अंदर में नहीं लग रहा होता तो ये बॉडी इस कर्व पे मूव करने के बदला यहाँ से सीधा टेंजेंट भाग जाता, यहाँ से सीधा टेंजेंट भाग जाता। लेकिन ये इधर टेंजेंट पे ना जा करके इधर मुड़ के थोड़ा सा कर्व के तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर इस बॉडी पर एक सेंटर के तरफ फोर्स लग रहा है जो इसको इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में भागने नहीं दे रहा है। तो ये जो टेंजेंशियल, ये जो सेंटर के तरफ लगने वाला ये जो फोर्स है जिसको आप सेंट्रीपीटल फोर्स बोल रहे हैं, जिसकी वैल्यू m/v² होती है, और यहाँ से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो v²r। अभी आप टेंशन मत लो कि ये फॉर्मूला सर कैसे आया, इसका डेरिवेशन कराइए, ये सारी चीज़ें फिजिक्स में हम आगे पढ़ाएंगे। लेकिन काइनेमेटिक्स में हमको अभी इन चीज़ों का ज़रूरत है, तो आप हमेशा ये बात ध्यान रखो। या मान लो हम आपको डेरिवेशन करा भी दिए तो डेरिवेशन आप बार बार तो नहीं करेंगे, डेरिवेशन की चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, है ना। तो आप हमेशा याद रखना, जब कभी भी कोई बॉडी किसी कर्व्ड पाथ पर मूव करता है तो उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज करता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने का मतलब है वेलोसिटी का चेंज होना, और वेलोसिटी को चेंज कराने के लिए आपको हमेशा एक फोर्स चाहिए। तो कौन सा ऐसा फोर्स है जो बॉडी पर लगेगा जो बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कराएगा? वो फोर्स है सेंट्रीपीटल फोर्स। पीटल का मतलब होता है टुवर्ड्स द सेंटर, है ना। एक ऐसा फोर्स जो इस सर्कल के सेंटर के तरफ, इस बॉडी पर इस सर्कल के सेंटर के तरफ लगेगा, यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है बॉडी के वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कराने के लिए, है ना। अगर ये फोर्स नहीं लग रहा होता तो इस पॉइंट के बाद ये बॉडी टेंजेंशियली भाग जाता है इस डायरेक्शन में। लेकिन क्या बॉडी इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में जा रहा है? नहीं, वो इस कर्व के अलोंग जा रहा है ना। इसका मतलब ये इधर भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सेंटर के तरफ इस बॉडी पर एक फोर्स लग गया जो इसको भागने नहीं दे रहा है और इसको इसी कर्व पर मूव करा रहा है। ठीक है, फॉर्मूला हो गया mv²/r, या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया v²/r। यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, हर जगह बाबू, हर जगह। इसका सबसे कॉमन और एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन। बोलो, इसका सबसे अच्छा और कॉमन एग्जाम्पल है आपका सर्कुलर मोशन। देखो, सर्कल भी तो एक कर्व्ड पाथ है। मान लो आपका बॉडी इस समय यहाँ पर कहीं ए पॉइंट पर है, फिर आपका बॉडी यहाँ बी पॉइंट पर आ गया, फिर आपका बॉडी यहीं सी पॉइंट पर आ गया, फिर आपका बॉडी कहीं डी पॉइंट पर आ गया, है ना। आपका जो बॉडी है वो एक सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पर मूव कर रहा है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे क्या होगा? कुछ ऐसा होगा। हर पॉइंट पे देखो, हर पॉइंट पे देखो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर रहा है कि नहीं। जब कभी भी कोई बॉडी किसी कर्व्ड पाथ पे मूव करेगा तो हर पॉइंट पर उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज करेगा ही करेगा, है ना। हो सकता है कि ये ए पॉइंट से डी पॉइंट तक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से जाए, हो सकता है इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ही हो, लेकिन फिर भी डायरेक्शन तो चेंज करेगा ही करेगा, है ना। मैग्नीट्यूड का भी डिस्कशन करेंगे, पहले डायरेक्शन वाली चीज़ों को पे कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वेलोसिटी वेक्टर v1 है, तो ये वेलोसिटी वेक्टर v2 है, ये वेलोसिटी वेक्टर v3 है, और ये वेलोसिटी वेक्टर v4 आ जाएगा। अरे बोलो बाबू, क्लियर है कि नहीं? है ना। इसका मतलब जैसे जैसे बॉडी ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, हर पॉइंट पर अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज कर रहा है, और वेलोसिटी चेंज कर रहा है मतलब कोई ना कोई फोर्स तो लग रहा होगा जो इसके वेलोसिटी के डायरेक्शन को क्या करा रहा होगा? चेंज करा रहा होगा। वो फोर्स कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्या फॉर्मूला होगा? mv²/r। और कैसे लगेगा? टुवर्ड्स दी सेंटर। कैसे लगेगा बाबू? बोलो, टुवर्ड्स दी सेंटर। यहाँ पे देखो, ये फोर्स इस बॉडी पर ऐसे लग रहा है हमेशा, टुवर्ड्स दी सेंटर। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। जब बॉडी यहाँ पे था तो फोर्स ऐसे लग रहा था सेंटर के तरफ, यहाँ पे लग रहा था तो सेंटर के तरफ, यहाँ पे सेंटर के तरफ, यहाँ पे सेंटर के तरफ। ये सारे जो मैंने एरोज दिखाए हैं ये सब सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा?
मास ऑफ द बॉडी इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। इस बार तो सर्कल है तो सर्कल के रेडियस को आर मान सकते हो, तो हर जगह रेडियस तो आर ही होगा, है ना। हर पॉइंट पर वेलोसिटी अलग अलग होगा। जैसे आपको ए पॉइंट पर सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है, सेंट्रीपिटल फोर्स एट ए, तो ये हो जाएगा मास ऑफ द बॉडी, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है v1, तो ये v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा। आपको सेंट्रीपिटल पॉइंट सेंट्रीपिटल फोर्स एट सी चाहिए, तो मास ऑफ द बॉडी इनटू सी पॉइंट पर वेलोसिटी कितना है v2, नहीं v3 है, तो ये हो जाएगा v3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, है ना। जिस पॉइंट पर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वहां पर मास ऑफ द बॉडी, उस पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल, ये आप कर सकते हो। ठीक है, तो जो यहाँ पे भी देखो बॉडी जैसे जैसे आपका कर्व पाथ पे मूव कर रहा है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना। अगर सोचो अगर ये फोर्स नहीं लग रहा होता, है ना, तो इस पॉइंट बी पॉइंट के बाद ये तो ऐसे सीधा भाग जाता इधर। अगर ये सेंटर के तरफ लगने वाला फोर्स ऐसा नहीं होता तो बॉडी के वेलोसिटी का ये डायरेक्शन था, तो बॉडी सर्कल पर ना मूव करके इस तरह से टेंजेंशियली भाग जाता। लेकिन क्योंकि क्योंकि एक फोर्स सेंटर के तरफ लग रहा है ना, वो उसको ऐसे भागने नहीं देगा, वो बोलेगा नहीं तुम इसी सर्कल या कर्व पाथ पे चलो, है ना। तो ये जो अंदर लगने वाला फोर्स है यही रिस्पॉन्सिबल है इसके डायरेक्शन को चेंज कराने के लिए। ये बात आप जीवन पर्यंत हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मोशंस आएंगे जहां बॉडी जो है वो किसी कर्व्ड पाथ पे मूव करेगा। सर्कुलर मोशन उसका एक एग्जांपल है। आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी जो बॉडी होता है वो तो एक कर्व्ड पाथ पे करता है। हमने उसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी निकाला है, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, वो एक पैराबोला आता है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का भी जो पाथ है ना, वो कर्व्ड है, तो उस पर भी जब बॉडी मूव कर रहा होगा तो हर पॉइंट पर अपना डायरेक्शन तो चेंज कर ही रहा होगा, तो वहां पर भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा जो उसके डायरेक्शन को चेंज कराने के लिए क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, देखो प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल देखो। ठीक है, ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, यहाँ पर आपने फेंका, कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, है ना। ये पाथ बॉडी जब यहाँ रहेगा तो वेलोसिटी ऐसा रहेगा, यहाँ रहेगा तो वेलोसिटी ऐसा रहेगा, मैक्सिमम पॉइंट है तो वेलोसिटी ऐसे रहेगा, यहाँ वेलोसिटी ऐसे रहेगा, है ना। v1 v2 v3 v4, है ना। हर पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जब आपका बॉडी किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में रहता है तो ये भी तो एक कर्व्ड पाथ है, तो हर पॉइंट पर जब आप वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो आपको नहीं लग रहा कि इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि इस पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तो आप यहाँ पे कुछ सर्कल्स इमेजिन करो। देखो यहाँ पे टेंजेंट होगा, यहाँ पे टेंजेंट होगा, यहाँ पे टेंजेंट होगा, यहाँ पे टेंजेंट होगा, है ना। इन सारे जगह हम एक इमेजिनरी सर्कल इमेजिन कर सकते हैं ना। तो हर जगह इस बॉडी पर एक सेंटर के तरफ एक फोर्स लग रहा होगा ना। यहाँ पे भी जैसे ये इसका सेंटर है, यहाँ सेंटर है, यहाँ सेंटर है, यहाँ सेंटर है, ठीक है। तो हर बार सेंटर के तरफ एक फोर्स लग रहा है, सेंटर के तरफ क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है ना, सेंटर के तरफ, टुवर्ड्स दी सेंटर। हर बार सेंटर के तरफ एक फोर्स लग रहा है ना। और जो फोर्स है एफ सी इज इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, या आप यहाँ से एक्सेलरेशन लिख सकते हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, जैसे यहाँ पे निकालना, मालूम इसको हम पॉइंट ए बोल रहे हैं, इसको पॉइंट बी बोल रहे हैं, इसको सी बोल रहे हैं, इसको डी बोल रहे हैं, तो हमको सेंट्रीपिटल फोर्स एट सी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ द बॉडी इंटू v3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। हम ना यहाँ से हमको चाहिए बी पॉइंट पर चाहिए, तो m इंटू v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो आपको जिस पॉइंट पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उस पॉइंट पर बॉडी का मास, उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सब रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर सी आर सी। बोलो क्लियर है ना। इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना। तो ये भी एक तरीका है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का। अगर हमको ये पता चल जाए कि सेंटर के तरफ फोर्स कितना लग रहा है या सेंटर के तरफ एक्सेलरेशन कितना है, तो हमको AC पता चल जाएगा। V हम अपने काइनेमेटिक्स से निकाल सकते हैं, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं x और y को यूज करके, तो यहाँ से हमको R पता चल सकता है।
ठीक है, तो एक बात आप हमेशा याद रख लेना बाबू कि जब कभी भी कोई बॉडी किसी कर्व्ड पाथ पर मूव करेगा, उसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हमेशा चेंज करेगा, और ये चेंज कराने के लिए एक फोर्स लगेगा Fc, जिसको आप बोलोगे सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली एक एक्सेलरेशन आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये कॉन्सेप्ट है। क्लियर है यहाँ तक? इतने एग्जांपल से आप समझ गए होंगे हम क्या बात कर रहे हैं। चलो अब बात करते हैं इसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की, है ना, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है। चलो सर्कल ही ले लेते हैं, सर्कल से समझना भी थोड़ा आसान रहता है, बाकी सब चीज़ें आसान ही है बाबू, इसमें कुछ है नहीं ऐसा, ठीक है। हम मान लेते हैं कि आपका बॉडी पहले किसी ए पॉइंट पे था, फिर किसी बी पॉइंट पर आया, फिर सी पॉइंट पे चला गया, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी का वेक्टर कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे वेलोसिटी का वेक्टर कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे वेलोसिटी का वेक्टर कुछ ऐसा होगा। ये जो मैंने वेलोसिटी वेक्टर्स यहाँ पर दिखाए हैं, इस बार हम मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से इस सर्कल पर चल रहा है ना, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, हम वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं बोल सकते क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज ही कर रहा है, वेक्टर का डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, तो वेक्टर चेंज कर रहा है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ, लेकिन ये बोल सकते हैं कि बॉडी के जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा। ए पॉइंट पे भी 10 मीटर पर सेकेंड है ना, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकेंड है। अगर कोई बॉडी किसी कर्व्ड पाथ पर मूव कर रहा हो और उसके वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं कर रहा, है ना, वो चेंज नहीं कर रहा, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है ना। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है सर? देखो, जिस तरीके से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स द सेंटर, उसी तरीके से एक, जब कभी भी कोई बॉडी किसी कर्व्ड पाथ पे मूव करता है तो उसके पास एक और एक्सेलरेशन हो सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसका नाम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसलिए लिखा रखा गया है क्योंकि ये हमेशा टेंजेंट के अलोंग लगता है। कैसे लगता है? हमेशा टेंजेंट के अलोंग लगता है। इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द टेंजेंट, अलोंग दी टेंजेंट, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे एक बॉड है ना, तो इस पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में मान लो इधर कोई फोर्स लग रहा होता, या टेंजेंशियल डायरेक्शन में ऊपर कोई फोर्स लग रहा होता, है ना, हम यहाँ साइड में दिखा देते हैं थोड़ा, ठीक है। ये टेंजेंट का डायरेक्शन है, तो मान लो ये बॉडी की वेलोसिटी तो ऊपर है 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इस बॉडी पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा होता, फोर्स या एक्सेलरेशन सेम ही चीज़ है ना, टेंजेंशियल डायरेक्शन में नीचे कोई फोर्स लग रहा होता या टेंजेंशियल डायरेक्शन में ऊपर कोई फोर्स लग रहा होता, तो वो इस 10 मीटर पर सेकेंड को चेंज कर देता, है ना, क्योंकि आप पढ़ कर आए हैं बॉडी की वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में और इस पे एक्सेलरेशन अगर नीचे होगा तो वेलोसिटी 10 से घटता चला जाएगा, है ना। और अगर यहाँ पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर है और टेंजेंशियल फोर्स या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी अगर ऊपर लगे तो इसकी वेलोसिटी बढ़ते चली जाती। लेकिन हम बोल रहे हैं विद कांस्टेंट है, इसका मतलब ये जो 80 है ये आपका जीरो है, बॉडी पे किसी भी तरीके का कोई टेंजेंशियल फोर्स या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं लग रहा, ठीक है। यहीं पर अगर हम एक बहुत अच्छे से बाबू इन चीज़ों को समझ लो, है ना, ये सारी चीज़ें आगे फिजिक्स में बहुत इस्तेमाल होने वाली हैं, बहुत ज़्यादा। मान लेते हैं आपका बॉडी यहाँ पे था, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन कितना है? वेलोसिटी ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, इस तरीके से ये आपके वेलोसिटीज़ के डायरेक्शन है। लेकिन इस बार मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी चेंज कर रहा है,
डायरेक्शन तो चेंज कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। मतलब मॉड ऑफ वेक्टर v इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर देखो एक ऐसा फोर्स था जो बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, एक ऐसा फोर्स है जो बॉडी के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको आप टेंजेंशियल फोर्स बोल रहे हैं, और उससे जो एक्सेलरेशन आएगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है। जैसे मान लो हम बोले कि यहाँ वेलोसिटी जो है, हम इसको थोड़ा कॉपी कर लेते हैं एक और, है ना। जैसे यहाँ पर हम बोले कि इसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड 10 थी, फिर घटकर 8 हो गई, फिर घट के 6 हो गई, है ना। 10 मीटर पर सेकंड से घट के 8 मीटर पर सेकंड, फिर 6 मीटर पर सेकंड हो गई। मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, वो भी चेंज कर रहा है। इसका मतलब इस बॉडी पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा। अब बताओ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट रहा है, तो टेंजेंशियल फोर्स कैसे लगना चाहिए, वेलोसिटी के डायरेक्शन में या वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट। अपोजिट। बॉडी का वेलोसिटी इधर है, फोर्स पीछे लगेगा तब रिटार्डेशन होगा। ये सारी चीजें हमने काइनेमेटिक्स में किया हुआ है। तो यानी इस पे फोर्स किधर लग रहा है, पीछे। इस पे फोर्स किधर लग रहा है, पीछे। इस पे भी फोर्स किधर लग रहा है, पीछे, है ना। तो यहाँ पे एक टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, एफ टी फोर्स। यहाँ पे एक एफ टी फोर्स लग रहा है, जो आपके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। जो यहाँ पे एफ टी जो है वो अपोजिट टू वेलोसिटी है, इसलिए इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो घटते जा रही है, या वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो घटते जा रहा है। सिंपल सा बात है। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड 10 बोल देते, यहाँ पे मैग्नीट्यूड 12 बोल देते, यहाँ मैग्नीट्यूड 14 बोल देते, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ते जाता। मतलब टेंजेंशियल फोर्स इस बार इसके डायरेक्शन में ही लगता है, ऐसे आराम से ऐसा है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में फोर्स, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में फोर्स। तो यहाँ वेलोसिटी और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में होते, और अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज करता जाएगा, है ना। तब आप ये तीनों फिगर देखो, यहाँ पर 80 जीरो है, मतलब इस बॉडी पर कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं लग रहा। जब कभी भी बॉडी किसी कर्व्ड पाथ पर मूव करे और उसके टेंजेंट के डायरेक्शन में कोई फोर्स ना लगे, तो इसका मतलब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से चलेगा, है ना। मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं करेगा। लेकिन जब कभी भी किसी बॉडी पर टेंजेंशियल डायरेक्शन पे फोर्स लगने लगे, जब कभी वो किसी कर्व पाथ पर मूव करे, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करने लगेगा। इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, डिपेंडिंग कि टेंजेंट का डायरेक्शन कैसा है ना। तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूजन क्या बोल सकते हैं। कंक्लूजन ये बोला जा सकता है कि जब कभी भी बॉडी किसी कर्व्ड पाथ पर मूव करे और उस पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फोर्स है वो ज़ीरो हो जाए, टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगे, है ना, एफ टी जो है वो ज़ीरो हो जाए, इसका मतलब ए टी भी ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब बॉडी विल हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वो वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर कर्व्ड पाथ रहे लेकिन अगर कर्व्ड पाथ रहे और उस पर टेंजेंशियल फोर्स एफ टी जो है वो ज़ीरो ना हो, इसका मतलब यहाँ से ए टी भी ज़ीरो नहीं होगा, है ना। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो चेंज करेगा। अब चेंज करेगा तो दो बात हो सकती है, वेलोसिटी इंक्रीज भी कर सकता है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज भी कर सकता है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज भी कर सकता है। ये कब करेगा, जब वेलोसिटी वेक्टर एंड ए टी वेक्टर आर पैरेलल। और ये कब करेगा, जब वेलोसिटी वेक्टर एंड ए टी वेक्टर आर एंटी पैरेलल, आर एंटी पैरेलल। तो ये पूरा कहानी है ना।
जब कभी भी कोई बॉडी आपके कर्व्ड पाथ पर मूव करेगा तो उसके पास दो एक्सेलरेशंस होंगे, हमेशा दो एक्सेलरेशंस प्रेजेंट होंगे। एक तो हमेशा ही प्रेजेंट होगा, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी कर्व्ड पाथ पर मूव करेगा उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन तो 100% हमेशा ही चेंज करेगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स तो ऑलवेज प्रेजेंट होगा। लेकिन अब डिपेंड कर सकता है कि जब आप बॉडी कर्व्ड पाथ पर मूव कर रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का वो सेम भी हो सकता है और वो चेंज भी कर सकता है। अगर वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से चल रहा है इसका मतलब इसके पास कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है। इस केस में आप बोल सकते हो कि इस बार ए सी नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन ए टी तो जीरो होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो कभी जीरो नहीं होगा अगर बॉडी कर्व पाथ पे चल रहा है, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करे या ना करे लेकिन डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे चेंज कराना है। तो ए सी तो हमेशा नॉन जीरो होगा, लेकिन ए टी जीरो भी हो सकता है अगर मैग्नीट्यूड सेम रहता है। इन दोनों केसेस में AC तो ज़ीरो नहीं ही है, लेकिन साथ साथ में AT भी ज़ीरो नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का वो भी चेंज कर रहा है, डिक्रीज भी कर सकता है इंक्रीज भी कर सकता है। ये तो बेसिक काइनेमेटिक्स है। अगर वेलोसिटी और फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है तो वेलोसिटी बढ़ता है, वेलोसिटी और फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है तो वेलोसिटी घटता है। ये सारी बातें तो हमने ऑलरेडी कंक्लूड की हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर कोई बॉडी किसी कर्व पाथ पर मूव कर रहा है तो उसके पास दो एक्सेलरेशंस हो सकते हैं, ए सी और ए टी, या दो फोर्स हो सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वी स्क्वायर बाई, एक्सेलरेशन होता है वी स्क्वायर बाई आर, और ये हम निकालते हैं डी वी बाई डी टी से, क्योंकि वेलोसिटी चेंज करेगा समय के साथ तो हम इसको डी वी बाई डी टी लिखते हैं। है ना, याद रखना ये जो डी वी बाई डी टी लिखा जाता है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, आप ए को हमेशा डी वी बाई डी टी लिखते थे, तो ए जो डी वी बाई डी टी होता है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन होता है, या आप उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं अगर बॉडी कर्व्ड पाथ पे मूव करे तो। अच्छा, ये दोनों आपस में हमेशा कैसे हैं ये भी देखो। ये हमेशा, जैसे यहाँ पर अगर हम एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिखा दें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो सेंटर के तरफ ही लगेगा। ये आपका सेंटर हो गया, ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल सर्कल के तरफ लगेगा, टेंजेंशियल टेंजेंट के तरफ लगेगा, तो ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो आप लिख सकते हो कि ए सी एंड ए टी या एफ सी एंड एफ टी आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, है मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इस तरीके का काम आप आराम से कर सकते हो। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आगे आने वाले फिजिक्स में इनका बहुत उपयोग है ना, एक्सपोनेंशियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक बार बाबू अच्छे से देख लो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही है। हम बोले थे लास्ट टाइम बस इंट्रोड्यूस किया था, आज हम आपको फुल डिटेल में कवर करके बता रहे हैं, है ना। बस देखो दो लाइन के कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखो, जब कभी भी कोई बॉडी किसी कर्व्ड पाथ पर चलने लगे, ठीक है, तो उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन तो हमेशा ही चेंज करेगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक ऐसा एक्सेलरेशन जो सेंटर के तरफ लगता है, एम वी स्क्वायर बाई आर या वी स्क्वायर बाई आर उसका एक्सेलरेशन हो गया और एम वी स्क्वायर बाई आर उसका फोर्स हो गया, हमेशा प्रेजेंट होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि कर्व्ड पाथ पर चलते चलते वो अपने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। अगर नहीं कर रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा या टेंजेंशियल फोर्स जीरो होगा, है ना। लेकिन अगर वो चेंज कर रहा है ना, अगर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज कर रहा है, इसका मतलब 100% टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब चेंज करता है तो डिक्रीज भी कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है। डिक्रीज कब करेगा, जब वेलोसिटी और टेंजेंशियल फोर्स अपोजिट हो, और इंक्रीज कब करेगा, जब वेलोसिटी और टेंजेंशियल फोर्स आपस में पैरेलल हो। सिंपल, बस वही सारी बातें लिखी गई हैं। दोनों हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो कोई नेट एक्सेलरेशन या रिजल्टेंट एक्सेलरेशन पूछ ले, है ना, नेट एक्सेलरेशन या अगर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन अगर पूछ ले तो आपको पता है दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट इस तरीके से निकाला जा सकता है। बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है, चमका। ठीक है, आओ इसी चीज को हम तुमको प्रोजेक्टाइल मोशन में लगा कर दिखाते हैं।
जिसके लिए इतना हम लोग कथा कहानी कर रहे थे। जैसे ये आपके पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, आपने यहाँ पे इसको किसी u वेलोसिटी से और किसी थीटा एंगल पर फेंक दिया, है ना, किसी u वेलोसिटी से और किसी थीटा एंगल पर आपने इसको हॉरिजॉन्टल से फेंक दिया है ना। हम निकालने के लिए इंटरेस्टेड हैं, है ना, यहाँ पे मान लो हम इस पॉइंट ए को बोले, ठीक है, हम यहाँ निकालने के लिए इंटरेस्टेड हैं कि हमको यहाँ पे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ए बताइए। हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ए चाहिए। क्या आपको इसका इक्वेशन पता है? नहीं, इसका इक्वेशन मान लो हमको नहीं पता, तो हमको दूसरा मेथड निकालना पड़ेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के दो तरीके हैं, एक तो वो फॉर्मूला है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई d2y/dx²। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका है आरसी निकाल सकते हैं v² बाई AC से, क्योंकि AC होता है v²/RC। ये दोनों तरीका है, और यकीन मानो ये तो यूज़ होता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा ये वाला यूज़ होता है ना, ये वाला उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए करेंगे हम लोग इस वाले मेथड से निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको नहीं पता कि कितना इसका प्रोजेक्शन होगा, क्या होगा। तो करने के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए हम मान लेते हैं ये तो कर्व्ड पाथ पे है, तो इस समय ये एक सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया, अरे बोलो, ठीक है, ऐसा मूव कर रहा है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो सेंटर के तरफ एक आएगा, है ना, इसका सेंटर कुछ ऐसा होगा यहाँ पे ऐसा। ये हो गया इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन करेंगे तो ये v²/r होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर पता चल जाए तो यहाँ मैग्नीट्यूड u² है और यहाँ rc है, तो यहाँ rc मिल जाएगा u²/ac से, u²/ac से। अरे बोलो ना, यहाँ पे चलो, यहाँ पे अगर हम एक सर्कल बनाएं ऐसा, इस पॉइंट पे टेंजेंट है, यहाँ के वेलोसिटी को हम कुछ v1 मान लेते हैं। ये v1 जो है यहाँ हॉरिजॉन्टल से कुछ से अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, पूरे प्रोजेक्टाइल में बॉडी पर सिर्फ एक ही फोर्स लगता है। अच्छा, हम एक और चीज़ तुमको बता देते हैं, ये जो फोर्सेस है ना आपके, टेंजेंशियल फोर्स जो है और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये कोई नए फोर्सेस नहीं है। नेचर में जो फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं वही आपके सेंटर के तरफ और टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगते हैं, जो अलग अलग केसेस में सेंट्रीपिटल या टेंजेंशियल फोर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब ये कोई नए टाइप का फोर्स नहीं है। नेचर में कौन कौन से फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले फिजिक्स में। जैसे ग्रेविटी एग्जिस्ट करता है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स एग्जिस्ट करता है ना, दो मैग्नेट के बीच में लगने वाला फोर्स हो सकता है ना, दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स Gm1m2/r² हो सकता है ना, फ्रिक्शन का फोर्स हो सकता है। तो जो फोर्सेस नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं वही फोर्सेस आपके सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स बनते हैं, है ना। हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, ये कोई नए तरीके के फोर्सेस नहीं है। जो फोर्सेस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं वही फोर्सेस जो हैं वो सेंटर के तरफ और टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेंगे। जैसे आपको पता है इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी पर सिर्फ एक ही फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटी का फोर्स लगता है, और उसका डायरेक्शन क्या होता है बताओ? नीचे, ऐसा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये हो गया आपका जी, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो इस सर्कल का एक सेंटर होगा यहाँ पे कहीं, तो हम इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, ठीक है। एक ये डायरेक्शन और एक ये डायरेक्शन, देखो, एक सेंटर के तरफ और एक सेंटर से परपेंडिकुलर। कोई भी बच्चा देखेगा कि अगर ये एंगल अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये भी अल्फा हो जाएगा।
ये अल्फा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी कॉस अल्फा। चलो तुम फोर्स से ले लो, फोर्स से तुमको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ग्रेविटी का फोर्स एम इंटू जी होता है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एम जी कॉस अल्फा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, एम जी साइन अल्फा, एम जी साइन अल्फा। तो देखो, जो फोर्स नेचर में एग्जिस्ट कर रहा था, ग्रेविटी जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा था, उसी का एक कंपोनेंट सेंटर के तरफ आ गया और उसी का एक कंपोनेंट टेंजेंशियल आ गया, है ना। तो यानी एम जी कॉस अल्फा जो है, यही आपका इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स है ना। और आपसे एम जी साइन अल्फा जो पूछ लेगा, ये एम जी साइन अल्फा जो है, यही आपका टेंजेंशियल फोर्स है। तो क्या सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स कोई नए फोर्सेज हो गए? नहीं, नेचर में जो फोर्सेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जब कोई बॉडी किसी कर्व्ड पाथ पर मूव करेगा तो उन्हीं फोर्सेज में से कोई ना कोई फोर्स सेंटर के तरफ और कोई ना कोई फोर्स टेंजेंशियल के तरफ लगेगा, जो आपके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्री टेंजेंशियल फोर्स जो है वो प्रोवाइड करेगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट समझना है। जनरली क्या होता है, बच्चे जब सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल पहली बार पढ़ते हैं तो उनको लगता है ये भी कोई नए तरीके का फोर्स है ना। नहीं, ये नए तरीके का फोर्स नहीं है। जो फोर्सेस नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जब कोई बॉडी किसी कर्व्ड पाथ पर मूव करेगा तो उन्हीं फोर्सेस का कुछ हिस्सा या कुछ फोर्सेस जो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वही फोर्सेस जो हैं वो सेंटर के तरफ और टेंजेंट के तरफ लग जाएंगे, जिनको आप सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स बोलोगे। जैसे जब कोई बॉडी किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में मूव कर रहा है तो इस पर तो एक ही फोर्स लग रहा है, नीचे में ग्रेविटी लग रहा है ना। अब इसी ग्रेविटी का एक कंपोनेंट एम जी कॉस अल्फा सेंटर के तरफ लग गया, जिसको हम बोलेंगे एम जी कॉस अल्फा इज प्रोवाइडिंग दी सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। और इसी का एक कंपोनेंट एम जी साइन अल्फा टेंजेंट के डायरेक्शन में लग गया, जो आपका टेंजेंशियल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ना। इसका मतलब ये जो एम जी कॉस अल्फा है, इसका काम क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसका मतलब इसका काम हो गया डायरेक्शन को चेंज कराना, है ना। और ये जो एम जी साइन अल्फा है, ये आपका टेंजेंशियल फोर्स हो गया, इसका काम है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कराना। अच्छा तुम बताओ, इस फिगर को देख करके वेलोसिटी ऊपर है और टेंजेंशियल फोर्स नीचे लग रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये जो v1 वेलोसिटी है, ये आगे जाने पे डिक्रीज करेगा। वैसे भी आपको पता है कि अप टू दी मैक्सिमम हाइट, ये सारी चीजें आप प्रोजेक्टाइल में पढ़ चुके हैं कि अप टू दी मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे एच मैक्स है ना। अप टू दी मैक्सिमम हाइट, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी डिक्रीज करता जाता है और यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी इंक्रीज करता है। इस रीजन में वेलोसिटी डिक्रीज करता है, इस रीजन में वेलोसिटी इंक्रीज करता है। तो क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि ग्रेविटी का जो एक कंपोनेंट है एम जी साइन अल्फा जो है, वो हमेशा इस रीजन में वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जो इसके टेंजेंशियल वेलोसिटी को या वेलोसिटी जो नेट वेलोसिटी है उसको डिक्रीज करता जाएगा। आपसे कोई पूछ सकता है कि एसेंट के समय प्रोजेक्टाइल में बॉडी की जो एब्सोल्यूट या टोटल वेलोसिटी है वो क्यों डिक्रीज करती है? वो इसलिए डिक्रीज करती है क्योंकि जब जब पार्टी या जब जब आपका पार्टिकल या बॉडी एसेंट में रहेगा तो उस पर एक टेंजेंशियल फोर्स लगेगा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। और जब कभी भी फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज ही करती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इस केस में वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल फोर्स आर एंटी पैरेलल या ऑपोजिट, जो लिखना है लिख लो, मतलब समझना है। क्लियर हो गया? और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये डायरेक्शन चेंज कराएगा, तो एम जी कॉस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, एम इंटू वी स्क्वायर। यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, वी वन स्क्वायर बाई आर के बराबर, तो एम से एम कट जाएगा, आर सी, तो यहाँ से आर सी निकाल सकते हो, वी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा, वी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा। जी की वैल्यू तुमको पता है ना, जी की वैल्यू जैसे 10 हो गई। कॉस अल्फा, ये सारा एंगल वैंगल तुम आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे एंगल बताओ तो? मान लो कि तुम इसको किसी थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किए थे, किसी थीटा एंगल पर तुम इसको प्रोजेक्ट किए थे, तुम आराम से इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में काइनेमेटिक्स लगा सकते हो, एक्स का इक्वेशन अलग निकाल सकते हो, वाई के इक्वेशन अलग निकाल सकते हो, तो तुमको वी वन भी पता चल जाएगा, तुमको अल्फा भी पता चल जाएगा, यहाँ पर पुट कर दोगे तो तुमको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पता चल जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पता चल जाएगा। अरे बोलो ना, आओ देखो इधर।
ठीक है, हम यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे भी एक सर्कल इमेजिन किया जा सकता है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको निकालना होगा। ठीक है, इस सर्कल का यहाँ पे सेंटर होगा। फिर अगर तुम एनालिसिस करो तो इसकी कुछ वेलोसिटी वेक्टर होगी यहाँ पर, ऐसे हम इसको मान लेते हैं ये कुछ v2 है। ठीक है, इस बॉडी पर कौन सा फोर्स लगता है बताओ? ग्रेविटी का फोर्स लगता है। एक ही फोर्स तो इस बॉडी पर लगेगा, वो है ग्रेविटी। कैसे लगेगा? नीचे। ग्रेविटी हमेशा कैसे लगता है? वर्टिकली, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg। इसका हम इस हॉरिजॉन्टल से वेलोसिटी वेक्टर का हम ये एंगल अगर मान लें कि ये कुछ मान लेते हैं बीटा है, ये एंगल क्या है? कुछ बीटा है। तो हम यहाँ पे फिर दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस कर सकते हैं। एक कर सकते हैं बाबू आपका सेंटर के तरफ, और एक कर सकते हैं सेंटर के तरफ और एक टेंजेंट के डायरेक्शन में। तो बाबू अगर ये एंगल बीटा है तो ये वाला भी एंगल बीटा होगा। चेक करो, ये बीटा है तो ये 90 माइनस बीटा होगा, फिर ये और ये 90 है तो ये बीटा हो जाएगा। तो इधर कौन सा फोर्स लगेगा? इधर लगेगा mg cos बीटा, और इधर क्या लगेगा? mg sin बीटा। फिर देखो, फिर आपके नेचर में जो ग्रेविटी फोर्स लग रहा था उसी का एक कंपोनेंट सेंटर के तरफ लगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और इसी ग्रेविटी का एक कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है जो टेंजेंशियल फोर्स प्रोवाइड करेगा। हमेशा ये बात ध्यान रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, ये सारे फोर्सेस कोई नए टाइप के फोर्सेस नहीं है कि नेचर में कोई नया फोर्स आ गया मार्केट में। नहीं, जो फोर्सेस नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जैसे ग्रेविटी, फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, है ना, टेंशन, है ना, इन सब फोर्सेस के बारे में हम लोग आने आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो जो फोर्सेस नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं वही फोर्सेस जो हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं सेंटर के तरफ, और उसी में से उसी वही फोर्स या उसी का कोई एक कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा जो टेंजेंशियल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो इस बार mg cos बीटा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है जो इसके डायरेक्शन को क्या करेगा? चेंज। और mg sin बीटा आपका टेंजेंशियल फोर्स प्रोवाइड करेगा होगा जो इसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या करेगा? चेंज। अब बताओ मैग्नीट्यूड बढ़ेगा कि घटेगा? इस बार वेलोसिटी भी नीचे और टेंजेंशियल फोर्स भी नीचे, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इस बार इंक्रीज करता जाएगा। वैसे भी आपको पता है जब आप, ये आपका एच मैक्स है, मैक्सिमम हाइट के इस तरफ मूव करते हैं तो आपके वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? इंक्रीज करता है। आपसे कोई पूछेगा कि मैक्सिमम हाइट से डिसेंट के समय वेलोसिटी इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि बोल सकते हो कि सर ग्रेविटी का एक कंपोनेंट जो टेंजेंशियल फोर्स है वो वेलोसिटी के अलोंग लगता है, इसीलिए वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करता जाता है। अरे बोलो क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ अगर आपको इस सर्कल का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना हो तो कैसे निकालोगे? mg cos बीटा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो mg cos बीटा विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। यहाँ वेलोसिटी v2 है तो v2 का स्क्वायर कर लो, m से m कट जाएगा तो यहाँ से rc आ जाएगा v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई cos बीटा। और ये v2 और cos बीटा, v2 और cos बीटा आप आराम से काइनेमेटिक्स से निकाल सकते हैं। पूरे प्रोजेक्टाइल में हमने यही चीज़ सीखा है। एक्स डायरेक्शन को अलग लो, वाई डायरेक्शन को अलग लो, अपने इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाओ, और ये कॉस बीटा और v2 तुम आराम से निकाल सकते हो। जैसे ही वो पता चल जाएगा यहाँ डाल दो, आपका आरसी पता चल जाएगा। देखो ये सारी चीज़ों में हम बाबू रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको निकाल निकाल कर बता रहे हैं ना, और यहाँ पे मैंने कभी भी उस डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, सिंगल डिफरेंशिएशन फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया है। तुम यकीन मानो वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, आपको समझ में आना चाहिए कि जब बॉडी किसी कर्व पाथ पर मूव करता है तो उसके पास दो नेसेसरी फोर्सेज होंगे, एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल। एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। एक का काम है डायरेक्शन को चेंज कराना और एक का काम है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कराना। ठीक है, एक और पॉइंट ले लेते, चलो इस बार मैक्सिमम हाइट पे देखते हैं। ये आपका मैक्सिमम हाइट है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा होगा, है ना। मान लेते हैं वी एम लिख देते हैं, वी
वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, है ना। यहाँ पे आप इस प्रोजेक्टाइल को किसी यू वेलोसिटी से और किसी थीटा एंगल पे फेंके थे, किसी यू वेलोसिटी से और किसी थीटा एंगल पर क्या किए थे, प्रोजेक्ट किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, या यहाँ पे हम एनालिसिस करना चाहते हैं सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल का, तो यहाँ पे कुछ ऐसा रख लेते हैं, इसका सेंटर यहाँ होगा। ये इसका सेंटर है। ऐसा नहीं लगता कि इस बार ग्रेविटी तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगता है, तो ग्रेविटी जब ऐसा लगेगा तो ग्रेविटी पूरा का पूरा सेंटर से पास कर जाएगा, ये फोर्स पूरा का पूरा mg होगा, है ना। अभी तक mg आपका किसी एंगल, mg जो वर्टिकल था लेकिन वो सेंटर से किसी एंगल पर था, इस केस में भी या फिर इस केस में भी mg वर्टिकल था और वो सेंटर से किसी एंगल पर था। इस बार सेंटर के डायरेक्शन में या रेडियल डायरेक्शन में ही आपका mg लग गया। ठीक है, तो अब बताओ, यहाँ पे पूरा का पूरा mg ही लग रहा है सेंटर के तरफ, तो mg आपका क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये किसके बराबर हो जाएगा, m इंटू वी एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से m से m कट जाएगा, तो यहाँ से आर सी आ जाएगा वी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। वीएम कैसे निकाल सकते हो, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है आपको पता है पूरे प्रोजेक्टाइल में सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट कभी चेंज नहीं करता, तो इधर तो आपको पता है मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा यू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा यू साइन थीटा। इसका मतलब वीएम जो है वो यू कॉस थीटा ही है, क्योंकि एक्स कंपोनेंट कभी चेंज नहीं करता, तो आप इसको लिख सकते हो, ये हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी। दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एच मैक्स। यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा, पूरे प्रोजेक्टाइल में सिर्फ एक ही फोर्स लगता है, ग्रेविटी, और वो ग्रेविटी इस बार पूरा का पूरा सेंटर के तरफ लग गया। अगर ये किसी एंगल पर लग रहा था, अगर ये किसी एंगल पर लगता है ना, अगर ये किसी एंगल पर लगता तो एक सेंटर के तरफ आता, एक टेंजेंशियल आता, इस बार इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो, तो एफ टी क्या हो जाएगा, जीरो। आप लिख सकते हो कि एट एच मैक्स टेंजेंशियल फोर्स जीरो है या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है। यही कॉन्सेप्ट बाबू हमको आपको सिखाना था कि कभी कोई क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल के रेडियस ऑफ कर्वेचर पर आए तो आप इस तरीके के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं उसको बहुत अच्छे से फॉलो करो, उनको अच्छे से देखो। बोलो क्लियर है क्या यार, है ना, आराम से। मेन कॉन्सेप्ट बाबू आपका यही है कि जब कभी भी बॉडी किसी कर्व पाथ पर मूव करेगा तो दो एक्सेलरेशंस होंगे, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल, एक सेंटर के तरफ जिसका काम डायरेक्शन को चेंज कराना है, एक टेंजेंशियल जिसका काम है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कराना। सारे कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, बहुत अच्छे से आप इनको देखना, है ना। एक चैप्टर आएगा आगे, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद जब हम लोग एनएलएम करेंगे, एनएलएम के बाद हम लोग एक चैप्टर करेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का हर क्वेश्चन ही इस कॉन्सेप्ट पे बनेगा, और सर्कुलर मोशन आगे भी आएगा, मतलब जब जब कभी भी कोई बॉडी किसी कर्व्ड पाथ पर मूव करेगा, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आज आपको आज के क्लास में सिखाया है ये आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, एक बार देख लो बाबू अच्छे से ये सारी चीज़ें। और ये भी बता रहे हैं आपको कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स है, ये कोई नए फोर्सेस नहीं है। नेचर में जो फोर्सेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो फोर्सेस ऑलरेडी पार्टिकल पर लग रहे हैं, उन्हीं फोर्सेस का कुछ हिस्सा जो है वो, उन्हीं फोर्सेस का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो सेंटर के तरफ लगेगा और कुछ टेंजेंशियल। बहुत करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, आप देखना आगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, है ना। आप इस टॉपिक का हेडिंग भी डाल सकते हो ऐसा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन प्रोजेक्टाइल मोशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन प्रोजेक्टाइल मोशन। है ना, यहाँ पे जो V1 है, ये जो अल्फा है, ये आप आराम से काइनेमेटिक्स से निकाल सकते हो, है ना। एक्स का डेटा अलग लिखो, वाई का डेटा अलग लिखो, अपने इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाओ, और यहाँ से अल्फा V1 ये सब निकाल लो।
जैसे ही वो पता चल जाएगा वैसे यहाँ पर डालो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो। इसके बाद हम लोग अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्टाइल ऑन एन inclined plane। प्रोजेक्टाइल ऑन एन inclined plane, एक inclined plane पे प्रोजेक्टाइल है ना। अभी तक आप ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस करते थे, आप किसी एक हाइट से प्रोजेक्टाइल को फेंका करते थे, ये सारे क्वेश्चंस आपने किए हैं, है ना। लेकिन अब हम लोग करेंगे कि अगर आप एक इंक्लाइंड प्लेन पे हैं तो उसके प्रोजेक्टाइल्स को कैसे सॉल्व करना है। जैसे इंक्लाइंड प्लेन आप इस चीज़ को बोलते हैं, ये मान लो आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये थीटा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पर थे और यहाँ से आपने एक प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया, है ना। आपने एक प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया, है ना, किसी वेलोसिटी से फेंका होगा, किसी थीटा एंगल पर भी फेंका होगा। मान लेते हैं ये कुछ हॉरिजॉन्टल है, इसको हम कुछ अल्फा बोल देते हैं। ठीक है, आपने ऐसे फेंका इसको किसी यू वेलोसिटी से, है ना। तो चीज़ें वहीं पर पूछी जाएंगी। मान लो आपसे पूछे कि बताइए इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, कितने समय के बाद ये वापस आकर इंक्लाइन प्लेन पर गिरेगा, है ना। आपसे इसका रेंज पूछ सकता है ना। ये यहाँ से कहाँ पर गिरेगा, तो ये हो जाएगा प्रोजेक्टाइल का, यहाँ से यहाँ इस तरफ हम बोल सकते हैं प्रोजेक्टाइल का ये एक तरीके से रेंज हो गया। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, या कुछ भी पूछा जा सकता है इनके रिगार्डिंग, है ना। रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, जनरली रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट के क्वेश्चंस काफ़ी कॉमन रहते हैं इसमें। है ना। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, मैंने अलग अलग टेक्स्ट बुक्स में भी देखा है, ऑथर्स क्या करते हैं या बच्चे क्या करते हैं, वो अलग अलग डेरिवेशन करने लगते हैं इसका। आपको कुछ नहीं करना, बस हम आपको एक बात सिखा रहे हैं, बस वो चीज़ अगर आपको करने आ गया तो आप इस क्वेश्चन को भी, इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल्स के भी क्वेश्चंस को वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं जैसा आप अभी तक प्रोजेक्टाइल को सॉल्व करते आ रहे थे। अभी तक अभी तक जब आप एक्स और वाई डायरेक्शन अपना मानते थे तो आप ऐसे मानते थे, आप बोलते थे ये मेरा एक्स डायरेक्शन है, ये मेरा वाई डायरेक्शन है। मतलब आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स बोलते थे और वर्टिकल डायरेक्शन को वाई बोलते थे। इस बार बस हम अपना ये चीज़ चेंज कर देंगे, जब कभी भी इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे ले लेना, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा वाई एक्सिस। और उसी तरीके से एक्स की चीज़ें को अलग लिखकर, वाई की चीज़ों को अलग लिखकर हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्स हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन के डायरेक्शंस को आप एक्स डायरेक्शन मानेंगे। ठीक है, और ये वाला जो डायरेक्शन है इट विल बी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, है ना। ये अब आपका x है और ये आपका y है, बस यही फर्क है। तो सारी चीज़ जब आप x और y में लिखेंगे तो हर वो वेक्टर जो इस डायरेक्शन में होगा अलोंग द इंक्लाइन होगा उसको आप x बोलेंगे। ठीक है, और हर जो वेक्टर जो है वो आपका परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन होगा उसको आप क्या बोलेंगे, y बोलेंगे। जैसे इस गिवन फिगर के हिसाब से अगर हमको x और y का डेटा लिखना हो, है ना, इस गिवन फिगर के हिसाब से अगर हमको एक्स और वाई का डेटा अगर हमको लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो इसका अलोंग द इंक्लाइन कंपोनेंट कितना आएगा, जो कि मेरा एक्स है, ये हो जाएगा यू कॉस अल्फा, नहीं थीटा, यू कॉस अल्फा प्लस थीटा। और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, यू साइन अल्फा प्लस थीटा, है ना। ये मान लो ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यू साइन अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, तो आप x लिखोगे, लिखोगे यू एक्स
इज यू कॉस अल्फा प्लस थीटा, और इसको यू वाई लिख लोगे यू साइन अल्फा प्लस थीटा। टाइम तो हमेशा दोनों के लिए सेम ही रहता है, समय कभी नहीं बदलता। ठीक है। अब आपको जैसे एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं ना, ए एक्स की बात कर लेते हैं और ए वाई की बात कर लेते हैं। तो ग्रेविटी है, ग्रेविटी मान लीजिए किसी भी समय पर, इसको हटाओ ये रेंज है, ठीक है। ग्रेविटी तो किसी भी समय पर पार्टिकल पर या बॉडी पर मान लेते हैं नीचे ही लगेगा। ठीक है। तो बाबू ये ग्रेविटी तो नीचे ही लगेगा जी। अब हमको तो इस ग्रेविटी को भी, ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड है, लेकिन इस बार मेरे सारे कंपोनेंट्स या तो अलोंग द इंक्लाइन होने चाहिए या परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन होने चाहिए। तो हम फिर इसके दो कंपोनेंट तोड़ लेते हैं ऐसा, एक इधर और एक इधर। ये हो गया इसका अलोंग द इंक्लाइन कंपोनेंट ग्रेविटी का, और ये हो गया वर्टिकल। ये एंगल अगर थीटा है ना, तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा। ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक हैं, वेक्टर में आप आराम से कर सकते हो। यहाँ से इसको 90 गिरा दो, परपेंडिकुलर गिरा दो, तो ये थीटा है तो ये 90 होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा हो जाएगा। ये जी है तो बाबू ये हो जाएगा जी कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा जी साइन थीटा। इसका मतलब कौन, इस बार ए एक्स का एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, अभी तक आप क्या करते थे, एक्स डायरेक्शन के एक्सेलरेशन को जीरो कर देते थे। क्यों? क्योंकि आप एक्स को हॉरिजॉन्टल मानते थे और वाई को वर्टिकल मानते थे, तो ग्रेविटी तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगता है, इसलिए ए एक्स हमेशा जीरो होता था और ए वाई जी डाउनवर्ड होता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, ग्रेविटी का एक कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन होगा, वो एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन होगा, और ग्रेविटी का एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड होगा, जो वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन होगा। अब आपने इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, ये इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो ए एक्स की वैल्यू प्लस जी साइन थीटा होगी, और ए वाई की वैल्यू आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो ये नेगेटिव होगा, तो ये माइनस ऑफ जी कॉस थीटा होगा। है ना, याद रखना इंक्लाइन प्लेन वाले में ए एक्स की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, है ना, क्योंकि अब आप x हॉरिजॉन्टल नहीं मान रहे, आप x अलोंग द इंक्लाइन मान रहे हैं। बस इसी तरीके के थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशंस करने हैं, आपको अपना कन्वेंशन चेंज कर लेना है। अब आपका x हॉरिजॉन्टल और y वर्टिकल नहीं, जबकि x अलोंग द इंक्लाइंड और y परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड होगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं, आप सिमिलरली अपने x के इक्वेशंस यूज कर सकते हो, जैसे यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, और सिमिलरली y की भी यूज कर सकते हो, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर। इसके अलावा क्वेश्चन बनाने में आपको किसी भी अप्रोच का चेंज नहीं है ना, क्वेश्चन बनाने में किसी भी तरीके के अप्रोच का कोई भी चेंज नहीं है। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज नाउ एक्स एक्सिस विल बी अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एंड वाई एक्सिस विल बी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, एंड एक्स एंड वाई एक्सिस विल नॉट बी मोर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ना होकर वो अलोंग द इंक्लाइंड और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड होंगे। बस यही बात आपको ध्यान में रखना है। जितना अच्छे से आप ये बात समझ जाएंगे उतना आपका जिंगलाला हु होता रहेगा। एक बार अच्छे से देख लो, हम एक दो क्वेश्चंस भी बनाकर तुमको दिखाते हैं कि कैसे बनाना है। देख लो एक बार अच्छे से देख लो इसको। बस एक छोटा सा मॉडिफिकेशन है, अब एक्स और वाई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ना होकर के इस तरीके से होंगे, एक्स होगा अलोंग द इंक्लाइन और वाई होगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। तो सारे वेक्टर्स को अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन रिजॉल्व करके उनके कंपोनेंट्स लेकर इस तरीके से लिख देने हैं। हो गया। आओ देखो।
मान लो आपके पास यहाँ एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। यहाँ से आप अपने प्रोजेक्टाइल को यहाँ से आप अपने प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं, ठीक है। तो आपका प्रोजेक्टाइल यहाँ से कुछ ऐसे गया इस जगह पे, आपने इसको फेंका है बाबू किसी वेलोसिटी से। कितने वेलोसिटी से फेंका है भाई, बुक में कितना दिया है, 20 √2 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से फेंका है, ठीक है। और यहाँ पे एंगल जो है बाबू आपका वो, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक का दिया है 45 डिग्री, और इंक्लिनेशन का एंगल दिया है 37 डिग्री, ठीक है। आपका पूरा जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है इस तरीके का, वो 45 डिग्री है यहाँ से, और ये 37 डिग्री दिया है। तो आपको क्वेश्चन में दो चीज़ें निकालनी है, पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, और दूसरा मान लो इस पॉइंट को कुछ ए बोल लो, ये आके यहाँ पर बी गिर रहा है, ठीक है। तो रेंज ए बी, इसको ये दिया रेंज ए बी। क्लियर है, ठीक है। कुछ नहीं करना है बाबू, आप बस क्या करो, अपना एक्स और वाई का डेटा लिखो और क्वेश्चन को वैसे ही बनाएंगे जैसे करते हैं, एक्स और वाई, ठीक है। ये एंगल पूरा 45 है और ये एंगल 37 है, तो ये इंक्लाइन प्लेन से कितना एंगल बना रहा है, ये बनाएगा 45 डिग्री माइनस 37 डिग्री, ठीक है। तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, 20 √2 कॉस ऑफ 45 माइनस 37, यू एक्स होगा 20 √2 इंटू कॉस ऑफ 45 माइनस 37 डिग्री, 45 माइनस 37 डिग्री, ठीक है। यू वाई कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन 20 √2 इंटू साइन ऑफ 45 माइनस 37 डिग्री, ठीक है। ए एक्स कितना होगा, हमेशा ऐसे बना लिया करो फट से, है ना। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगा, एक दो बार आप बना लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जी है, एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड, एक नॉर्मल टू द इंक्लाइंड, यही है ना। तो ये 37 है तो ये भी 37 होता है, जितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है उतना ही ये एंगल होता है। तो ये हो जाएगा बाबू जी कॉस 37, और ये हो जाएगा जी साइन 37। मैंने इस डायरेक्शन को x माना है, इस डायरेक्शन को y, मतलब ये दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो ax की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये नीचे लग रहा है माइनस ऑफ जी साइन 37, और ए वाई भी नीचे लग रहा है तो ये माइनस ऑफ जी कॉस 37, दैट्स इट। इसके हिसाब से अगर आप देखो तो आपने इसी डायरेक्शन को s माना है, तो आपको एस एक्स की वैल्यू निकालनी है, यही आपका रेंज हो जाएगा ए बी, और टाइम ऑफ फ्लाइट तो टाइम निकालना है, ये तो दोनों के लिए सेम ही रहता है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, बताओ बताओ कैसे निकालेंगे। आप ध्यान से देखो, आपका प्रोजेक्टाइल पहले भी इंक्लाइन प्लेन पे था और बाद में भी इंक्लाइन प्लेन पे भी आ गया, तो इसका टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। आपको नहीं लगता कि अगर आप यहाँ से यहाँ तक के जाने का टाइम निकाल लो तो उसको डबल कर दोगे तो ये आ जाएगा सेम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल जैसा, सिमिलरली ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल जैसा, क्योंकि इसमें वाई डायरेक्शन में भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। देखो जब आप ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल करते थे तो जिस लेवल से चालू होता था उसी लेवल पर गिरता था, तो कोई हाइट में डिफरेंस नहीं था। इस बार भी आपने एक्स एक्सिस को ये माना है और वाई आपका वर्टिकल है,
ठीक है, y आपका परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन है, सॉरी, है ना। तो यहाँ पे भी आपका वर्टिकल में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल जैसा ही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी रख सकते हैं। आपको पता है मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो ही होता है, ये ज़ीरो हो जाएगा, कोई चेंज नहीं है, सब कॉन्सेप्ट सब कुछ वैसा, बस जो चेंज था वो इसको लिखने में था, आपने एक्स और वाई डायरेक्शन अपना चेंज कर दिया है, इसके अलावा क्वेश्चन बनाने में कोई चेंज नहीं है। यू वाई निकालना है, यू वाई विल बी 20√2 साइन, साइन ए माइनस बी है, इसको कैसे लिख सकते हो, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, प्लस ए वाई इंटू टी, ए वाई है इतना, माइनस जी कॉस 37 डिग्री इंटू टाइम। करो इसको, देखो क्या आएगा, 20√2 साइन 45 डिग्री 1/√2 कॉस 37, ये ट्राइंगल बाबू हमेशा याद रखा करो, है ना, हम बार बार आपको बताते हैं, बहुत ज़रूरत होगा फिजिक्स में। ये 37, तो ये 53, छोटे के सामने छोटा, ये 3 4 5 का ट्राइंगल होता है, 3 4 5 का ट्राइंगल होता है, जिसमें छोटा होता है 37 एंगल, बड़ा होता है 53, तो छोटे के सामने छोटा साइड 3, बड़े के सामने बड़ा 4, और 3 और 4 का ये हाइपोटेनस होगा 5। तो बताइए cos 37 विल बी 4/5 माइनस cos 45 डिग्री 1/√2 और साइन 37 हो जाएगा 3/5 माइनस जी हो गया 10 इंटू cos 37 इज अगेन 4/5 इंटू टाइम, ठीक है। तो बाबू ये 0 = 20√2, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा बाबू 1/5√2 माइनस, ये कट जाएगा 2 बार में, दिस विल बी 8t। अरे बोलो ना, अरे देखो ना, ये 4 है ना, 4 माइनस 3 हो जाएगा, तो यहाँ से कर लो, ये √2 से √2 कट जाएगा, 5 से ये 4 कट जाएगा, 0 विल बी इक्वल टू 4 माइनस 8t, तो 8t विल बी इक्वल टू 4, तो t विल बी इक्वल टू 4/8, दैट इज 1/2 इक्वल टू 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, मतलब यहाँ से इसको अपने मैक्सिमम हाइट जाने में समय 0.5 सेकेंड लगेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसी का डबल हो जाएगा, 2 इंटू 0.5 विल बी इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में आपका प्रोजेक्टाइल ए से बी पर पहुंच जाएगा। क्या मैंने इसमें कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट लगाया जो पहले नहीं लगाया था, द ओनली डिफरेंस इज कि आपका एक्स और वाई चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है, रिवाइज कर लो, एक्स और वाई की चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाएंगी, है ना, एक्स एक्सिस अलोंग द इंक्लाइंड हो जाएगा, वाई परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड हो जाएगा, बोलो सही है ना। अब आपको क्या निकालना है, रेंज, रेंज कैसे निकलेगा, एस एक्स से, एस एक्स विल बी यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया पूरा, यहाँ से यहाँ तक कर ली तो टाइम ऑफ फ्लाइट ही लेना पड़ेगा। यू एक्स कितना है बताओ, 20√2 कॉस, कॉस 45 माइनस 37, ये कॉस ए माइनस बी है, ये क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है, प्लस ए एक्स इंटू टी, ये हो जाएगा -10 इंटू साइन 37 डिग्री इंटू टी स्क्वायर, टी तो 1 का स्क्वायर है, यहाँ 1 है इंटू 1, यू एक्स इंटू टी है तो टाइम तो 1 ही है, ये करो कितना आ जाएगा, देखो 20√2 कॉस 45 डिग्री 1/√2 कॉस 37 इज 4/5 माइनस, सॉरी प्लस साइन 45 डिग्री इज 1/√2 इंटू साइन 37 विल बी 3/5, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 10 इंटू साइन 37 विल बी 3/5 इंटू 1, तो ये तो कट गया 2, करो ये करो, यहाँ पे कितना आएगा देखो, थोड़ा इसको आगे ऊपर कर लो, यहाँ पे एस एक्स विल बी, ये 4/5√2, ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 20√2 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 5√2 एंड माइनस ऑफ 6, तो √2 कट जाएगा, 5 से ये 4 बार में कट जाएगा, 28, 7 4 ज़ा 28 माइनस 6, ये हो जाएगा 22 मीटर्स,
है ना, ये आपका हो जाएगा 22 मीटर्स। तो इसका ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है ये आपका लगभग 22 मीटर आ जाएगा। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप प्रोजेक्टाइल में पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं तो आपको पता होता है कि एक्स और वाई की चीज़ें कैसे सॉल्व करते हैं। अगर तुमने एक्स एक्सिस को अलोंग द इंक्लाइन और वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन ले लिया तो बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट्स वही हैं, बस एक्स और वाई का टेबल सही से बना लेना है और उसके बाद आप लगभग वही काम कर रहे हैं जो हम लोग पूरे प्रोजेक्टाइल में करते थे। एक बार अच्छे से देख लो इसको। अब वो देखो, अगर हम बोलें तो ये इंक्लाइन प्लेन का पता है, ये इंक्लाइन प्लेन का ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है। पता है क्यों? क्योंकि इस बार आपका ग्राउंड हॉरिजॉन्टल नहीं, ग्राउंड इंक्लाइन प्लेन वाला है, क्योंकि आपने एक्स एक्सिस को ऐसे माना है, दैट्स इट। पिछले बार आप एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल मानते थे तो हॉरिजॉन्टल से चलकर हॉरिजॉन्टल पर ही गिरते थे, तो आप ग्राउंड टू ग्राउंड बोलते थे। इस बार आप अपने एक्स एक्सिस को ऐसे मान लो, तो मान लो ये ग्राउंड है, तो इसी ग्राउंड से चले और इसी ग्राउंड पर गिरे तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है। लेकिन यहाँ पर वो सारे फॉर्मूलेज नहीं लगेंगे, है ना। जो फॉर्मूला आपने डिराइव किया था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी एच मैक्स और टाइम ऑफ लाइट का, है ना, वो सारे फॉर्मूले यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि वो सारे फॉर्मूले का डेरिवेशन हमने एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सिस को वर्टिकल मानकर किया था। वो सारे फॉर्मूले नहीं लगाने, और तुम इसके लिए फिर फॉर्मूला अलग से डिराइव करके उसको याद वाद मत करने लगना, है ना। जो चीज़ें बस सिखाई उनको अच्छे से कर लो, बस एक ही मॉडिफिकेशन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपके अलग अलग होंगे। एक बार अच्छे से देख लो मैंने कैसे बनाया है। कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लेना बाबू। टाइम ऑफ लाइट आपका 1 सेकेंड आ गया, ये हो जाएगा एक्स, है ना। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी तो होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस 37 विल बी 4/5 प्लस 1/√2, ठीक है। यू एक्स इस 20√2, इतना 20√2 4/√2 5 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7/5√2, तो √2 कट जाएगा, 7 4 = 28 माइनस ये ना ए एक्स प्लस हाफ, अच्छा हाफ भी तो है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉरी सॉरी, यहाँ हाफ भी तो है, तुम लोग भी ध्यान नहीं देते बाबू। ये 2 से 2 कट जाएगा तो 3 माइनस होगा, 28 - 3 = 25 मीटर। सिंपल है, बस एक ही चीज़ आपको करना है, एक्स एक्सिस को अलग और वाई एक्सिस को अलग लेना है। एक्स एक्सिस विल बी अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एंड वाई एक्सिस विल बी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। हो गया, हो गया। नहीं अभी नहीं, तो क्लास खत्म हो जाना। तुम्हारा टाइम है अभी, आप लोग का पेपर। चेक। चलो एक और करते हैं। हम्म आप एक प्रोजेक्टाइल को यहाँ से यहाँ ऐसे इंक्लाइन कर रहे हैं ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। इसका जो इंक्लिनेशन है बाबू वो दिया है 37 डिग्री। इसका जो वेलोसिटी है और प्रोजेक्शन है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। और ये एंगल आपको 45 डिग्री दिया है, ठीक है। और आप इसको फेंक रहे हैं 20√2 मीटर पर सेकेंड। सेम टाइप का क्वेश्चन है, डेटा भी सेम है,
ठीक है, डेटा इसलिए सेम रख रहे हैं ना क्योंकि 45 37 है तो वो कट जाएगा। पिछले बार देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट कम से कम आसान था, है ना, सारी चीज़ें कट जा रही थी। ठीक है, तो फिर आपको वही चीज़ निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज। एक सिमिलर क्वेश्चन दिया है, थोड़ा इसको ट्राई करो। सारी चीज़ें जो हैं बाबू वो इस डायरेक्शन में होंगी, ऐसा। ठीक है, एक्स वाई अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन आपका एक्स एक्सिस होगा। तो देखो एक्स इसी एक्स एक्सिस पर पहले भी था, वापस भी आ गया, तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल जैसा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए फिर आप आधे तक का निकाल के इंटू 2 कर सकते हो। पहले एक्स और वाई का डेटा लिखना, हम सेम क्वेश्चन जानबूझ के लिए हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कैसे कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, एक्स और वाई। ये ये भी हो जाएगा बाबू आपका 37 डिग्री, है ना, ये 45 है तो ये 37, तो ये 37। तो यू एक्स हो जाएगा इस डायरेक्शन में 20√2 कॉस ऑफ 45 प्लस 37। और यू वाई हो जाएगा इधर परपेंडिकुलर, यू वाई विल बी इक्वल टू 20√2 साइन ऑफ 45 प्लस 37। ग्रेविटी किसी भी समय पर ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। ये जी ऐसे है, बाबू ये 37 है तो ये भी 37 होगा, तो ये होगा जी कॉस 37 और ये होगा जी साइन 37। ठीक है, तो ए एक्स क्या हो जाएगा, इसी पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो प्लस जी साइन 37, और इसका ए वाई हो जाएगा नीचे में माइनस ऑफ जी कॉस 37। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले को पॉजिटिव लिया है तो नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा। कैसे निकालोगे, चलो, वी वाई विल बी इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यू वाई कितना होगा, यू वाई ये है 20√2। अच्छा, साइन ए प्लस बी क्या लिख सकते हो, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन 45 इंटू कॉस 37 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 37। ए वाई कितना है, माइनस ऑफ 10 इंटू कॉस 37 इंटू टी। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हो गया, और क्या, मैक्सिमम हाइट पर वी वाई ज़ीरो ही होगा तो ये ज़ीरो हो गया। 20√2 साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 37 कितना होता है, देखो कॉस 37 इज 4/5, ये हो जाएगा 1/√2 और साइन 37 हो जाएगा 3/5, माइनस 10 इंटू कॉस 37 इज 4/5 इंटू टाइम। ये कट जाएगा दो बार में, दिस विल बी -80। ये हो जाएगा 20√2 इंटू 7/5√2, √2 कट जाएगा, ये 4 बार में, 0 विल बी इक्वल टू 28 माइनस 8t, 28 माइनस 8t, तो 8t विल बी इक्वल टू 28, तो t विल बी इक्वल टू 28/8, 14/4, 7/2, 3.5 सेकेंड्स, है ना, 3.5 सेकेंड्स। तो 3.5 सेकेंड्स है तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका टोटल 7 सेकेंड्स आ जाएगा, इसका डबल आ जाएगा। और सिमिलरली आप एस एक्स निकाल सकते हो, है ना, इसका जो रेंज है वो इसका हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल बोलने का आदत हो गया है। ये यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर कर सकते हो। कैसे करोगे, यू एक्स की वैल्यू कितनी है 20√2, ये हो जाएगा 20√2 कॉस ए प्लस बी, हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए प्लस बी ना, तो सॉरी कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 37 डिग्री माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन 45 डिग्री इंटू साइन 37 डिग्री।
ठीक है, इनटू टाइम, टाइम है आपका 7, ये आपका एस एक्स निकल रहा है। फिर +1/2 इंटू 10 साइन 37 डिग्री इंटू टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 49। अब तो एस एक्स आ जाएगा आपका 20√2 cos 45 डिग्री 1/√2 cos 37 4/5 माइनस 1/√2 इंटू 3/5 इंटू 7 प्लस ये तो कट जाएगा 10 और साइन 37 विल बी 3/5, तो ये हो जाएगा +3 इंटू 49। ठीक है, तो एस एक्स विल बी 20/√2 इंटू ये बचेगा 1/20√2 है, 20√2 इंटू 1/5√2, इस पूरे चीज़ को 7 से मल्टीप्लाई करना है, +9 3 ज़ा 27, 2 4 3 ज़ा 12 147, √2 से √2 कट जाएगा, 5 से ये 4 बार में, 7 4 ज़ा 28 प्लस 147। ठीक है, यही आ रहा है ना, 4 × 7 ux इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए 10 इंटू साइन 37 डिग्री, तो 3/5 ही होगा, 3/5, ये 2 बार में चला जाएगा, 6 हो जाएगा ना यार, ये यहाँ 2 बचेगा ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, +1/2 इंटू जी साइन 37 इज 3/5, 3/5 इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर इज 49, तो ये कटेगा 5 और ये कटेगा 5। ठीक है, हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर 49 × 3, ठीक है, जो भी सॉल्व कर लो ये आपका आंसर आ जाएगा, चेक कर लो कितना आ जाएगा, 8 7 15, एक बचेगा, 4 2 6 एक साथ 175 मीटर, 175 मीटर इज़ दी करेक्ट आंसर। तो आप देख लो कि इनक्लाइन प्रोजेक्टाइल को भी आप सेम उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो जिस तरीके से आप एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल को सॉल्व करते हो। द ओनली डिफरेंस इज कि इस बार एक्स एक्सेस आपका अलोंग द इंक्लाइंड होगा और वाई एक्सेस आपका परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड होगा। तो सारी चीज़ों को आपको उस हिसाब से रिजॉल्व कर लेना है और बनाने का तरीका वही है। जो कॉन्सेप्ट्स आप नॉर्मल प्रोजेक्टाइल्स में लगाते थे ग्राउंड टू ग्राउंड या प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट में, वही सारे कॉन्सेप्ट्स यही यहाँ पे भी लग रहे हैं। वी वाई 0 होगा मैक्सिमम हाइट पर, जो टाइम आ रहा है इसको समझ रहे हो ना, देखो जिस लेवल से आप छोड़ रहे हो ये आपका ग्राउंड है, तो ये इंक्लाइंड प्लेन का ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल जैसा ही है। तो यहाँ तक का हाइट निकाल लो, टाइम निकाल लो, उसको डबल कर दोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट्स वैसे ही हैं, बस एक ही चीज़ का डिफरेंस है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस बार हॉरिजॉन्टल नहीं, एक अलोंग द इंक्लाइंड और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड होंगे। ठीक है, तो आज यहीं वाइंड अप करते हैं। आज का क्लास कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट था। कल अगले क्लास में कुछ इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चंस और हल्के फुल्के करेंगे और रिलेटिव मोशन स्टार्ट करेंगे। अभी प्रोजेक्टाइल मोशन बाबू कंप्लीट नहीं हुआ है। प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें रिलेटिव मोशन लगेगा, तो हम लोग पहले अब रिलेटिव मोशन करेंगे, उसके बाद हम लोग वापस से एक बार प्रोजेक्टाइल मोशन पर आएंगे और प्रोजेक्टाइल मोशन में रिलेटिव मोशन लगा के जो क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी, है ना, तो उसको फिर स्टडी करेंगे और उनके क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहो अच्छे से, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।